तो ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो मान लीजिए बॉडी में कोई इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन को जो ब्लड का इन्फेक्शन है उसे ब्रेन तक नहीं जाने देता, न्यूरॉन सेल्स तक जाने से रोकता है जब तक कि इन्फेक्शन की मात्रा बहुत ज़्यादा ना हो जाए, जो बैक्टीरियल या वायरल लोड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए, तब तक ब्रेन जो है इसी ब्लड ब्रेन बैरियर के वजह से सेपरेट बचा रहता है। तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो है इसका मुख्य रूप से निर्माण जो है एस्ट्रोसाइट के जो फूड प्रोसेसेस होते हैं वो और कैपिलरीज की जो दीवारें हैं ये मिलकर करते हैं। हालांकि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, बारबिचुरेट ड्रग्स जो होती हैं गार्डिनल वगैरह और ग्लूकोज और लिपिड मसा में घुलनशील जो पदार्थ होते हैं वो आसानी से इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं, जबकि लार्ज मॉलिक्यूल्स, कुछ दवाइयाँ, इनऑर्गेनिक आयंस, अमाइनो एसिड जो है वो बहुत धीरे धीरे स्लोली पास करते हैं। तो हमने देखा फर्स्ट टाइप ऑफ जो सेल था जो ब्रेन टिश्यू के निर्माण में मदद कर रहा था, ग्लियल सेल्स का जो पहला टाइप था वो एस्ट्रोसाइट थे। अब हम दूसरे ग्लियल सेल्स की बात करेंगे, ग्लियल सेल के दूसरे टाइप की बात करेंगे, ये है ओलिगोडेंड्रोसाइट। ये एस्ट्रोसाइट से छोटे होते हैं साइज में और ये समूह में पाए जाते हैं। जो नर्व सेल की हमने एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो पढ़ा था उसमें हमने नर्व सेल की बॉडी देखी थी और एक्सॉन देखा था। तो ये जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं ये नर्व सेल की बॉडी के पास ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और जो नर्व सेल्स की बॉडी होती है वही ब्रेन के ग्रे मैटर का निर्माण करती है। आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे ब्रेन में ग्रे मैटर और वाइट मैटर। तो जहाँ पे सारी बॉडीज़ जो न्यूरॉन सेल्स होती हैं, जो न्यूरॉन्स होती हैं, उनकी जो बॉडीज़ जहाँ पे एक जगह रहती है वो सारा मिलके ग्रे मैटर का निर्माण करते हैं और जहाँ पे उनके एक्सॉन्स रहते हैं, जो उनके पतले सिरे जो पूंछ की तरह रहते हैं, वो जहाँ इकट्ठे रहते हैं वो वाइट मैटर का निर्माण करते हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि ग्रे मैटर के आसपास ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जहाँ उनका सपोर्टिव फंक्शन है। और इसके साथ साथ जो नर्व फाइबर जिनमें माइलिन की शीट होती है, छड़ी होती है, जिनके एक्सॉन्स के ऊपर, उसके आसपास भी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स पाए जाते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स माइलिन के निर्माण और उनको बनाए रखने में मदद करते हैं, माइलिन शीट। और इनका काम पेरिफेरल नर्व में जो स्वान सेल्स का कार्य होता है वही कार्य सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का होता है। एक तरीके से ये बाहरी बैक्टीरिया और कीटाणु को मारने में और पहचानने में मदद करते हैं। स्वान सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं और यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के फंक्शन सेम होते हैं। इसके बाद तीसरे तरीके के ग्लियल सेल्स की हम अगर बात करें तो ये तीसरे टाइप की जो ग्लियल सेल्स होती है उसे हम माइक्रोग्लिया कहते हैं। ये बेसिकली जो पेरिफेरल हमारे सिस्टम में मोनोसाइट होते हैं उन्हीं से ये सेल डेराइव हुए होते हैं, उन्हीं से बने होते हैं, जो कि ब्लड के सहारे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चले जाते हैं और वहाँ स्पेशलाइज सेल के रूप में माइक्रोग्लिया कहलाते हैं। जन्म से पहले ही ये ब्रेन में चले जाते हैं, बच्चा जब गर्भ में रहता है तब। और ये खून की नलियाँ जहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जहाँ जहाँ होती हैं वहीं पे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये बड़े हो अपनी साइज़ को बढ़ा के फैगोसिटिक नेचर के हो जाते हैं, मतलब किसी भी हिस्से में जहाँ सूजन है या इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया और सेल डेब्रीज जो सेल के कूड़ा कचरा है उसको खाने का कार्य करते हैं माइक्रोग्लिया। वही जो मोनोसाइट का काम है बाहर ब्लड सिस्टम में, आउटर बॉडी में, वही काम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइक्रोग्लिया का है। इसके बाद एक चौथे तरीके का जो ग्लियल सेल्स होता है जिसे हम लोग एपेंडाइमल सेल्स कहते हैं। ये लोग हमारे दिमाग में वेंट्रिकल होते हैं, खाली जगह होता है जिसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है और फ्लो करते रहते हैं।
तो वेंट्रिकल की दीवार का निर्माण करते हैं ये एपेंडाइमल सेल्स, ठीक है ना। साथ ही साथ जो स्पाइनल कॉर्ड नीचे तक जाती है, रीढ़ के हड्डी के अंदर और बीचों बीच होते हुए नीचे हमारी रीढ़ के लोअर एंड तक जाती है, उस मेरुदंड के अंदरूनी दीवार का निर्माण भी ये एपेंडाइमल सेल्स ही करते हैं। एक तरीके के एपिथेलियल टिश्यू है जो अंदरूनी दीवार का निर्माण करते हैं, खास नाम दे दिया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से एपेंडाइमल सेल्स। अब हम बात करेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ढकने के लिए जो झिल्ली होती हैं उनको हम लोग मेनिंजेस करते हैं। मेम्ब्रेन जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है, उसका हम लोग नाम जो है मेनिंजेस उसको नाम दिया जाता है। और ये 3 तरीके की होती है। जो हमारे दिमाग की हड्डी हो या रीढ़ की हड्डी हो, उसके बाद ये मेनिंजेस होती हैं और उसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारा सुरक्षित रहता है। मतलब बाहरी थपेड़ों से या जो आघात है उससे बचाने का जो मुख्य कार्य है वो ये मेनिंजेस ही करती हैं एक तरीके से। बाहर से भीतर की तरफ अगर इनका नाम रखा जाए तो सबसे बाहर ड्यूरा माटा होता है, ड्यूरा मैटर कहा जाता है उसको, सबसे बाहरी झिल्ली को ड्यूरा मैटर कहा जाता है। उसके बाद बीच वाली झिल्ली जो होती है उसको एरेक्नोइड मैटर कहा जाता है। और सबसे अंदर की तरफ जो झिल्ली होती है जो ब्रेन से एकदम सटी हुई होती है उसको पाया मैटर कहा जाता है। जो ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड मैटर के बीच का जो खाली जगह होता है उसको सब ड्यूरल स्पेस कहा जाता है। और इसी तरह जो एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर के बीच का जगह होता है उसे सब एरेक्नोइड स्पेस कहा जाता है, जिसमें कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, CSF उसमें भरा होता है सब एरेक्नोइड स्पेस में। और सब ड्यूरल स्पेस में CSF बहुत ज़्यादा नहीं होता है, सब एरेक्नोइड में CSF होता है। अब अगर ड्यूरा मैटर जो सबसे बाहरी झिल्ली है उसकी बात अगर हम करें, सबसे पहले तो आप लोग पिक्चर देखिए इसका, जिससे कि समझ में आए मैं बातें कह रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ये ब्रेन है, ब्रेन टिश्यू है, ये फोर ब्रेन है, ये हाइंड ब्रेन है, ये आगे का ब्रेन है, ये ब्रेन का पिछला पार्ट है। और ये ब्रेन कंटिन्यू कर जा रहा है हमारे रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड के। ये रीढ़ की हड्डी से बीचों बीच होकर गुजरता है, नीचे तक जाता है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ये जो ब्लू लाइन है, ये सबसे आउटर की तरफ जो कवरिंग ब्लू लाइन की कवरिंग है, यही ड्यूरा माटा है, सबसे बाहरी जो है। और जो रेड लाइनिंग जो चल रही है ये हमारा एरेक्नोइड मैटर झिल्ली है। सबसे बाहरी झिल्ली ब्लू वाली है और उसके अंदर रेड वाली झिल्ली है। और सबसे अंदर जो ब्रेन टिश्यू से सट के ब्लैक कलर का जो चल रहा है वो हमारा पाया मैटर है। और ये आप देखेंगे कि ये झिल्लियाँ ब्रेन के साथ साथ नीचे स्पाइनल कॉर्ड तक गई हुई हैं। आप देख पा रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड तक गई हुई है। इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पैक्ड है एक तरीके से, और ये बचाने का कार्य करता है। अब इसमें हम और पढ़ेंगे। इस पिक्चर को आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इसी पिक्चर से आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब इसमें आप जब देखेंगे
तो यहाँ सबसे ऊपर जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे दोनों तरफ का जो ब्रेन टिश्यू है वो बीचों बीच एक साइनस के द्वारा बटा हुआ है। ये आपका राइट हेमीस्फेयर हो गया, राइट साइड का आधा हिस्सा ब्रेन का, और ये लेफ्ट हेमीस्फेयर। तो राइट और लेफ्ट हेमीस्फेयर में बांटने का कार्य जो करता है वो सुपीरियर सजाइटल वेनस साइनस करता है। इसी में जो ये गड्ढा है, इसमें जो ये झिल्ली ऐसे घूम रही है, इसको फाल्स सेरेब्री कहा जाता है। ये ऊपर आप हड्डी का स्कल बोन देख रहे हैं। ब्रेन का जो हिस्सा ये आप अंदर की तरफ देख रहे हैं, इसे सेरिब्रम कहा जाता है, सेरिब्रम। उसके बाद यहाँ पे भी आप देखेंगे जो ब्रेन का आगे का हिस्सा है और पीछे का हिस्सा है। ब्रेन के आगे वाले हिस्से को एंटीरियर ब्रेन कहा जाता है और पीछे वाले हिस्से को पोस्टीरियर ब्रेन कहा जाता है। तो एंटीरियर ब्रेन और पोस्टीरियर ब्रेन में भी ये एक साइनस बना होता है, एक खाँच गड्ढा बना होता है, जिसे हम लोग टेंटोरियम सेरेबेलाई एंड ट्रांसवर्स वेनस साइनस कहते हैं। ये दोनों तरफ होता है, आप देख पा रहे हैं, दोनों तरफ ट्रांसवर्स वेनस साइनस और टेंटोरियम सेरेबेलाई का। अब इसी में जो ब्रेन का पीछे का पार्ट है इसे हम लोग सेरिबेलम कहते हैं। आगे के पार्ट को हमने सेरिब्रम कहा था और पीछे वाले पार्ट को हम सेरिबेलम कहते हैं, सेरिबेलम। सेरिबेलम के जस्ट नीचे जो ये आप थोड़ा सा ब्रेन का हिस्सा देख रहे हैं, इसे मेडुला ऑब्लोंगाटा कहते हैं। और मेडुला ऑब्लोंगाटा के बाद से ही ये आपकी रीढ़ की हड्डी से यहाँ स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाता है नीचे की तरफ। ब्रेन में अगर और बात की जाए तो सेरिबेलम में ही ऊपर से आप देखेंगे तो ये हमारे वेंट्रिकल्स हैं, जिनमें कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का निर्माण यहाँ पर शुरू होता है और यहाँ से सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बहते हुए, यहाँ पूरी नली होती है, इसके द्वारा पूरे स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड यहाँ से, इस जगह से हमारे सब एरेक्नोइड स्पेस में आ जाता है और सब एरेक्नोइड स्पेस के द्वारा पूरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। और इसी से ब्रेन सेल्स को, न्यूरॉन्स को जो खाना, पानी, ऑक्सीजन की सप्लाई है वो इसी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के द्वारा होता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जो सेरिबेलम से अंदर वाला पार्ट है इसको पोन्स कहा जाता है, नीचे वाले पार्ट को मेडुला कहा जाता है। जो स्पाइनल कॉर्ड में जो सेंट्रल कैनाल जाती है नीचे तक, जो मतलब नर्व का गुच्छा जाता है, वो लंबर वर्टिब्रा वाले रीजन में पहुंच के फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा पे जाके ख़त्म हो जाता है। इसके नीचे केवल ये आप देखेंगे तो झिल्ली जाती है, स्पाइनल कॉर्ड यहीं पे ख़त्म हो गया। इसीलिए जब CSF निकाला जाता है तो इसके नीचे निकाला जाता है। इसके नीचे जब निकालिएगा तो आपका जो ये नर्व का गुच्छा है वो प्रभावित नहीं होगा, केवल आप इसमें छेद के यहाँ से पानी निकाल लेंगे और चेक करके बता देंगे कि इसमें इन्फेक्शन है। क्योंकि इसमें अगर सेल्स बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, तो उसी आधार पर आप बताते हैं कि ब्रेन में इन्फेक्शन है कि नहीं है। हम समझ पा रहे हैं कि आप मोटा मोटी कुछ समझ पा रहे होंगे। अभी और भी आगे बहुत डिटेल में जाना है, इसके नहीं समझ में आ रहा हो तो घबराइएगा मत आप लोग। तो जो ड्यूरा माटा होता है वो भी बाई लेयर झिल्ली होता है, मतलब उसमें भी दो पतली पतली झिल्लियाँ होती हैं, बिल्कुल बारीक बारीक। तो जो
उसमें जो ड्यूरा माटा में जो 2 लेयर है, तो जो बाहरी लेयर है वो तो हड्डी की दीवार से जुड़ा होता है, और इनर लेयर जो है वो प्रोटेक्शन का कार्य करता है ब्रेन के लिए। सेरिब्रल हेमिस्फीयर में आपने देखा था कि यही ऐसे दोनों हेमिस्फीयर के बीच से जाकर सुपीरियर सजाइटल साइनस का निर्माण कर रहा था, और पीछे की तरफ ब्रेन में यहाँ पे ये ऐसे घुस के ट्रांसवर्स सजाइटल साइनस का निर्माण कर रहा था, ट्रांसवर्स वेनस साइनस का। ब्रेन में जो भी ब्लड सप्लाई जाता है वो आर्टरी के थ्रू तो चला गया, लेकिन जो वापसी ब्लड का होता है, वेनस ब्लड जो होता है, वो इसी वेनस साइनसेस में, जैसा आपने देखा, आपने दो जो वेनस, ये वेनस साइनस आपने देखा ना, एक यहाँ पे ट्रांसवर्स वेनस साइनस इस तरफ है और ट्रांसवर्स वेनस साइनस इस तरफ है, और एक यहाँ पे सुपीरियर सजाइटल वेनस साइनस है। तो जो ब्रेन को सप्लाई करने के बाद यहाँ पे ट्रांसवर्स वेनस साइनस है और यहाँ सुपीरियर सजाइटल वेनस साइनस है। तो ब्रेन को जो भी आर्टेरियल सप्लाई गया, तो रिटर्न जो ब्लड आता है वो इसी वेनस साइनसेस में आके इकट्ठा हो जाता है। तो जो सुपीरियर सजाइटल साइनस होता है उसका निर्माण फाक्स सेरिब्राई द्वारा होता है, और टेंटोरियम सेरिब्राई द्वारा जो है ट्रांसवर्स सजाइटल साइनस का निर्माण होता है। पिक्चर में आपने देखा था। यही ड्यूरा माटा जब स्पाइनल कॉर्ड में नीचे की तरफ जाता है, यही ड्यूरा माटा स्पाइनल कॉर्ड में जब नीचे की तरफ आता है, तो स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ एक लूज सीथ का निर्माण करता है, जो कि फोरामेन मैग्नम, मतलब सिर का निचला हिस्सा जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकलता है उसको फोरामेन मैग्नम कहा जाता है। तो फोरामेन मैग्नम से लेके और सैक्रल वर्टिब्रा के सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा तक ये एक्सटेंडेड होता है, फैला हुआ होता है। उसके बाद ये कोकिक्स जो कशेरुक उच्च होता है, जो वर्टिब्रा का सबसे नीचे वाला हड्डी होता है, वहाँ पे फाइलम टर्मिनेल के रूप में इसके साथ अटैच्ड होता है और वहीं ख़त्म हो जाता है। ये फाइलम टर्मिनेल होता है, ये सेरिब्रल ड्यूरा माटा, मैंने बताया है कि ब्रेन में जो ड्यूरा माटा है उसमें 2 झिल्लियाँ हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो जो अंदर वाली झिल्ली है उसी का एक्सटेंशन है ये फाइलम टर्मिनेल। और ये जो वर्टिब्राज होती हैं उनकी अंदरूनी जो झिल्ली होती है उससे सेपरेटेड रहता है। एपीड्यूरल और एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस के द्वारा।
इसी एपिड्यूरल और एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस में ब्लड वेसल और एरियोलर टिश्यूज होते हैं। जो भी नर्व जो कि ब्रेन में जा रहा है या ब्रेन से बाहर आ रहा है, वो इस एपिड्यूरल स्पेस से होके ही गुजरता है। जो भी हम लोग डाई यूज़ करते हैं, सीटी डाई वाला जो सीटी कराते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, या लोकल एनेस्थेटिक और एनाल्जेसिक देते हैं पेन के लिए रिलीफ या ऑपरेशन में, तो वो सारा कुछ हम एपिड्यूरल स्पेस में ही देते हैं, इसी एपिड्यूरल स्पेस में, जिसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स ये सारा कुछ इसमें होते हैं, वहीं पे दिया जाता है इसी एपिड्यूरल स्पेस में। अब इसके बाद हम बात करेंगे एरेक्नोइड मैटर की। तो सबसे बाहरी जो झिल्ली थी उसे हमने ड्यूरा माटा कहा, और उसके भीतर वाली झिल्ली को एरेक्नोइड मैटर कहते हैं। तो ये बहुत ही बारीक झिल्ली होती है जो कि ड्यूरा और पाया माटा के बीच में पाई जाती है। ड्यूरा माटा से और इसके बीच जो जगह होता है उसे हम लोग सबड्यूरल स्पेस कहते हैं, और पाया माटा और इसके बीच में जो स्पेस होता है उसको सब एरेक्नोइड स्पेस कहते हैं। सब एरेक्नोइड स्पेस में सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो है वो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बहता है। ब्रेन की जैसे जैसे खाँचें होती हैं वैसे वैसे ये ऊपर नीचे चलता है, और फाक्स सेरेब्राई, टेंटोरियम सेरेब्लाई और फाक्स सेरेब्लाई के निर्माण में मदद करता है। नीचे स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है और ड्यूरा माटा से मर्ज कर जाता है सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा के लेवल पर, उसके साथ एकम एक हो जाता है। इसके बाद तीसरी जो झिल्ली है पाया माटा, ये एक फाइन कनेक्टिव टिश्यू होती है जो कि बहुत छोटी छोटी खून की नलियों को, बहुत बारीक खून की नलियों को अपने में समाया होता है। ये ब्रेन की ऊपर चिपका रहता है और ब्रेन के जो भी खाँचें होती हैं उनको कम्प्लीटली कवर किए रहता है, एक एक खाँच में अंदर तक गया होता है। ये भी स्पाइनल कॉर्ड में नीचे तक जाता है, और जहाँ पे ड्यूरा माटा फाइलम टर्मिनेल के रूप में ख़त्म हो रहा था वहाँ तक ये जाता है। अब इसी में हम लोग बात करेंगे ब्रेन के वेंट्रिकल्स की। जो मैंने अभी बताया था, वेंट्रिकल वो स्पेस होता है ब्रेन में जहाँ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड निर्माण होता है उसका, और उसका एक पूरा सिस्टम है, उससे बहते हुए वो पूरे नर्वस सिस्टम को ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इन ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई देता है। हमारे दिमाग में 4 कैविटीज होती हैं, 4 खाली स्थान होते हैं इरेगुलर शेप के, जिनको हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं, और इन्हीं में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड हमारा होता है। इनके नाम है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल। पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो आप देख रहे हैं खाली जगह, ये हमारा ऐसे बीचों बीच हिस्सा है। यहाँ से ये हमारा लैटरल वेंट्रिकल है, और ये भी
लेटरल वेंट्रिकल देख पा रहे हैं आप। उसके बाद ये हमारा यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल आ गया, ये वाला जगह, और यही नीचे जाके यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल का निर्माण करता है। ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है। अब हम देखेंगे कि कैसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता है। लेटरल वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो हमारे सेरेब्रल हेमीस्फीयर में, दो सेरेब्रल हेमीस्फीयर होता है, राइट एंड लेफ्ट, उसमें अवस्थित होता है, एक राइट वाले में और एक लेफ्ट वाले में, कॉर्पस कैलोसम के जस्ट नीचे। ये आपस में एक बहुत पतली झिल्ली के द्वारा बटे हुए होते हैं, जिसे हम लोग सेप्टम ल्यूसिडम कहते हैं। और इनकी अंदरूनी दीवार जो है वो सीलिएटेड एपिथेलियम की बनी होती है, मतलब उस सेल्स में जो अंदरूनी दीवार के सेल्स होते हैं उसमें सील या पैर होते हैं। ये नीचे की तरफ थर्ड वेंट्रिकल से जुड़े हुए होते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना द्वारा। थर्ड वेंट्रिकल जो है वो भी एक कैविटी है जो कि लेटरल वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ रहता है, नीचे की तरफ रहता है। और ये थैलमस, इसके दोनों तरफ, दोनों थैलमस, राइट और लेफ्ट थैलमस हमारे ब्रेन के उपस्थित रहते हैं, उन्हीं के बीच में रहता है। ये फोर्थ वेंट्रिकल से जो है एक कैनाल द्वारा जुड़ा होता है, जिसे हम लोग सेरेब्रल एक्विडक्ट या एक्विडक्ट ऑफ मिड ब्रेन कहते हैं। इसके नीचे हमारा फोर्थ वेंट्रिकल होता है जो कि एक डायमंड शेप्ड स्ट्रक्चर है, कैविटी है, जो कि थर्ड वेंट्रिकल से नीचे रहता है। और ये सेरिबेलम और पॉन्स के बीचों बीच स्थित होता है। और नीचे की तरफ ये सेंट्रल कैनाल, जो स्पाइनल कॉर्ड का सेंट्रल कैनाल है, उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। ये जो सब एरेक्नोइड स्पेस के साथ भी ये जुड़ता है। एक छेद के द्वारा। यहीं से जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, CSF जो होता है, वो सब एरेक्नोइड स्पेस में इसी फोर्थ वेंट्रिकल से जाता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो स्राव होता है वो दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स में ब्रेन द्वारा स्रावित होता है। इसके स्राव करने वाली जो सेल्स होती हैं उनको कोर्वाइड प्लेक्सस कहा जाता है। ये कोर्वाइड प्लेक्सस हमारे दिमाग का वो हिस्सा होता है जहाँ खून की नलियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं और उनके चारों तरफ एपेंडाइमल सेल्स की दीवारें होती हैं वेंट्रिकल वाल्स पे। CSF वापस ब्लड में जाके मिलता है एक बहुत छोटे छिद्र द्वारा, जिसे हम लोग एरेक्नोइड विलाई कहते हैं। एरेक्नोइड विलाई का फोटो मैं आपको भेज दूंगा, आप देखेंगे ब्रेन के ऊपरी हिस्से पे यहाँ पे एरेक्नोइड विलाई होता है। तो थर्ड वेंट्रिकल से बना फ्लूइड नीचे की तरफ गया, लेटरल वेंट्रिकल से बना, थर्ड वेंट्रिकल में गया, फिर फोर्थ वेंट्रिकल में, और फोर्थ वेंट्रिकल से सब एरेक्नोइड स्पेस में आ जाता है। और सब एरेक्नोइड स्पेस से ब्लड में इसी एरेक्नोइड विलाई के द्वारा ये CSF वापस एंटर कर जाता है। जब CSF का प्रेशर जो है इन वेंट्रिकल्स में वेनस प्रेशर से ज़्यादा होता है तो CSF
पास करके ब्लड में जाता है वेनस साइनसेस के द्वारा। लेकिन जब वेनस प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये एरेक्नोइड विलाई जो है वो कोलैप्स कर जाते हैं, बंद कर जाते हैं, जिससे कि ब्लड CSF में लौट के नहीं आ पाता है। फोर्थ वेंट्रिकल की जो छत होती है, CSF वहाँ से फ्लो करता है, एक छोटे छेद के द्वारा सब एरेक्नोइड स्पेस में जाता है और सब एरेक्नोइड स्पेस में फैलते हुए पूरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को चारों तरफ से घेर के सुरक्षित रखता है। पूरे स्पाइनल कॉर्ड में अगर आप देखेंगे तो CSF फ्लूइड के सर्कुलेशन के लिए कोई पंपिंग मैकेनिज्म नहीं होता है, बल्कि इसके मूवमेंट के लिए जो इसके आसपास ब्लड वेसल्स होती हैं उन्हीं के पल्सेशन और रेस्पिरेशन और पोस्चर चेंज के साथ साथ ये CSF का सर्कुलेशन होता रहता है। CSF हमारे ब्रेन में जो है आधा ml पर मिनट के रेशियो से बनता है, मतलब कि 720 ml पर डे इसका निर्माण लेटरल वेंट्रिकल में हो जाता है। हालांकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ जो CSF की मात्रा है वो फिक्स होती है 120 ml। इसका मतलब हुआ कि जिस रेट से निर्माण होता है उसी रेट से उसका एब्जॉर्प्शन भी ब्लड के अंदर होते रहता है। अगर ब्रेन का साइज बढ़ जाए, मान लीजिए अंदर हेमरेज हो जाए या कोई ट्यूमर हो जाए, तो CSF के निर्माण में कुछ जो मात्रा होती है 120 ml उसमें कुछ कमी आती है। और इसी तरीके से जब ब्रेन टिश्यू छोटा हो जाता है, एट्रोफाइड हो जाए या डिजेनरेट कर जाए, तो CSF का वॉल्यूम बढ़ जाता है। CSF पानी के जैसा थोड़ा सा अल्कलाइन फ्लूइड होता है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.005 होती है। इसमें वाटर, मिनरल साल्ट्स, ग्लूकोज, प्लाज्मा प्रोटीन्स जिनमें कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्बुमिन, छोटे मात्रा में एल्बुमिन और बहुत कम मात्रा में ग्लोबुलिन होता है, क्रिएटिनिन और यूरिया थोड़े थोड़े मात्रा में, और कुछ ल्यूकोसाइड्स पाया जाता है। अब अगर बात किया जाए कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का कार्य क्या होता है, तो ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट करता है और साथ ही साथ सुरक्षित रखता है भारी इन्फेक्शन और आघातों से। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बाहरी दबाव से भी बचा के रखता है। ये कशन और शॉक एब्जॉर्बर की तरह ब्रेन और क्रेनियल हड्डियों के बीच उपस्थित होता है ताकि बाहरी दबाव अंदर ब्रेन पर प्रभाव न डाल पाए। साथ ही साथ हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को नम बना के रखता है और कुछ न्यूट्रिएंट और को नर्व सेल तक पहुंचाने का कार्य करता है, और उनमें जो कचरा वेस्ट मटेरियल होता है उसको लाने का भी कार्य करता है। तो इस तरीके से आज हमने ब्रेन किन किन सेल्स से मिलकर बना है ये पढ़ा, फिर ब्रेन की झिल्लियों के बारे में पढ़ा, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर, पाया मैटर, और वेंट्रिकल्स के बारे में पढ़ा। ब्रेन में 2 लेटरल वेंट्रिकल, उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल और नीचे की तरफ फोर्थ वेंट्रिकल होता है। इसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ बनता है, कैसे वो स्रावित होता है और कहाँ जाके फिर एब्जॉर्ब होता है, उसकी क्या मात्रा होती है, क्या क्या उसके कार्य होते हैं, ये हमने पढ़ा। अब आगे के लेक्चर में हम ब्रेन के बारे में नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। थैंक यू।